डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। सीएम ममता पर बोलेंगे हमला। देहरादून में नस्लीय हमले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। नस्लीय हमले करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हुई मांग। देश के कई राज्यों में घना कोहरे का असर। विजिबिलिटी हुआ बहुत कम। 600 उड़ानें और 100 ट्रेनें प्रभावित। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर है, मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे। अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। सीएम ममता पर बोलेंगे हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शाह का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति और रुख तय करने पर केंद्रीय होगा, जिसके लिए पार्टी की बैठकों, कार्यकर्ताओं के संपर्क कार्यक्रमों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ समन्वय बैठक सहित एक व्यस्त कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री मशहूर काली मंदिर भी जाएंगे। शाह का कोलकाता आगमन और बीजेपी नेताओं से मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां भाजपा की बंगाल इकाई के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल थे। शाह ने कड़ाके की ठंड के बीच उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे भाजपा समर्थकों का अभिवादन किया। इसके बाद शाह सीधे सॉल्ट लेक के सेक्टर 20 स्थित भाजपा कार्यालय की ओर रवाना हुए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और उत्साही समर्थकों ने भारी भीड़ पर नजर आई। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है त्रिपुरा से। देहरादून में नस्लीय हमले का मामला। त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजेल चकमा की मौत का मामला। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में उत्तर पूर्वी नागरिकों के खिलाफ नस्लीय अपमान को हेट क्राइम घोषित करने की मांग करते हुए केंद्र और राज्यों में विशेष पुलिस इकाइयों, स्थायी नोडल एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों के निर्देश देने की मांग की गई है। वकील अनुप्रकाश अवस्थी द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में उत्तर पूर्वी नागरिकों के खिलाफ नस्लीय अपमान को हेट क्राइम घोषित करने की मांग करते हुए केंद्र और राज्यों में विशेष पुलिस इकाइयों, स्थायी नोडल एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों के निर्देश देने की मांग की गई है। वकील अनुप्रकाश अवस्थी द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको बता दें, त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजेल चकमा की मौत का है मामला, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में उत्तर पूर्वी नागरिकों के खिलाफ नस्लीय अपमान को हेट क्राइम घोषित करने की मांग करते हुए केंद्र और राज्यों में विशेष पुलिस इकाइयों, स्थायी नोडल एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों के निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं वकील अनुप्रकाश अवस्थी द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको बता दें, त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजेल चकमा की मौत का है मामला, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और वकील अनुप्रकाश अवस्थी द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में उत्तर पूर्वी नागरिकों के खिलाफ नस्ली अपमान को हेट क्राइम घोषित करने की मांग करते हुए केंद्र और राज्यों में विशेष पुलिस इकाइयों, स्थायी नोडल एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों के निर्देश देने की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस पूरे मामले को लेकर जो अब ये मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो क्या जानकारी और निकल के सामने आई है? इस मामले में जो एमबीए का जो छात्र है चकमा, अंजय चकमा, इसकी मौत को लेकर कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जैसा कि हमने अभी अपनी रिपोर्ट में ही बताया है कि जो उत्तर पूर्व के नागरिक हैं उनके खिलाफ जो लगातार हेट क्राइम होते जा रहे हैं और नक्सली अपमान किया जा रहा है, इनको लेकर कोर्ट से कहा गया है कि उनके लिए एक नियम बनाया जाए, खास तौर से जो उनके साथ नक्सली घटनाएं हो जा रही हैं नस्ली भेद के नाम पे, तो उसको हेट क्राइम की श्रेणी में रख दिया जाए, जिससे उनके साथ जो ऐसी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को पनिश किया जा सके। खास तौर से जो ये याचिका दाखिल की गई, इसमें तो शैक्षणिक संस्थानों और एजेंसियों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम बनाए जाने का निर्देश तो दिया गया है, लेकिन अंतरिम तौर पर ये कहा गया है कि जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। उसमें ये कहा गया है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में नागरिकों के खिलाफ जो नस्ली भेद की स्थिति होती है और हिंसा होती है, इसको हेट क्राइम की श्रेणी में अलग से रखा जाए और देश भर में विशेष पुलिस इकाइयों और नोडल एजेंसियों का गठन किया जाए, जिससे कि जो ये घटनाएं होती हैं उनका तुरंत और फौरी इलाज किया जा सके। कारण ये इससे पहले भी हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो एक आदेश था 2018 या 19 में आया था, जिसमें इसी तरह की बातें कही गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुछ अंतरिम दिशा निर्देश ऐसे कानूनों के लिए जारी करने की बात कही गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि हेट स्पीच को लेके ऐसे कानून बनाने के लिए और गाइडलाइन जारी की गई थी कि नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए और जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसमें किसी एफआईआर की जरूरत नहीं और पुलिस के संज्ञान में आता है तो तुरंत उस पर जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। तो कुछ इसी तरह की मांग ये जो उत्तर पूर्वी नागरिकों के साथ लगातार हो रही घटनाएं हैं उनको देखते हुए भी इसको कहा गया है कि अगर नस्ली भेद की कुछ ऐसी घटनाएं उत्तर पूर्वी नागरिकों के साथ होती हैं तो इस तरह की घटनाओं को हेट क्राइम की श्रेणी में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक स्टेट का मामला नहीं है जैसे कि हाई कोर्ट जाके इसमें कोई रिलीफ मांग सकते हैं, उसका पैन इंडिया इश्यू है कि जहां भी उत्तर पूर्वी लोग रहते हैं, उत्तर भारतीय लोग जाते हैं या कहीं भी ऐसी घटनाएं होती है जहां पे जो अल्पसंख्यक टाइप के लोग होते हैं या फिर जो दूसरे प्रांत से दूसरी जगह जाते हैं उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए हेट क्राइम की श्रेणी तय कर दी जाए। उसके लिए अंतरिम तौर पर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जारी कर दे और इसके लिए कानून बनाया जाए जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आएगा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें दिशा निर्देश जारी करेगा केंद्र से और जो अन्य राज्य हैं उनसे कोई इस मामले में सुझाव मांगेगा, इसमें एमआईका अपॉइंट किया जाएगा और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर कहेगा या खुद ये देखेगा कि हम इसमें कुछ चीजों को कर सकते हैं जिससे केंद्र सरकार इसमें मदद करके कानून हेट क्राइम की जो श्रेणी है इसमें इसको रखा जा सके। तो इसके लिए सुनवाई का इंतजार करना होगा कि इस सुनवाई में क्या चीजें निकलती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजेल चकमा की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, दाखिल हो चुकी है याचिका और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना क्या फैसला सुनाती है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हमास को सख्त संदेश, हथियार नहीं डाले तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संकट को लेकर हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो स्टेट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हमास ने
जल्द हथियार नहीं डाले तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि गाजा में स्थायी शांति के लिए हमास का निरस्तीकरण अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, हमास को हथियार डालने के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भुगतने के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत का मुख्य एजेंडा गाजा में संघर्ष विराम और हमास की भूमिका रहा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के विचार काफी हद तक एक जैसे हैं। ट्रंप के मुताबिक हमने कई अहम निष्कर्ष निकाले हैं। हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस पर हमारे बीच बहुत कम मतभेद है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है और नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हमास को सख्त संदेश भी दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी सामने आई है जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है और मुलाकात भी हुई थी उनके यूक्रेन के राष्ट्रपति से, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी महत्वपूर्ण 2 बैठकें की हैं। एक तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ और दूसरे इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ की है। तो बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने साफ शब्द में कहा है कि यदि इजराइल में हमास ने जल्द हथियार नहीं डाले तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल और हमास के बीच में शांति कराने के लिए काफी सक्रिय रहे हैं और कई तरह से उन्होंने प्रयास किया है कि गाजा में स्थायी शांति बने, लेकिन इसके बावजूद भी हमास अपने किए गए वादे से मुकर जाता है और इसी को लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप से उनके आवास में मुलाकात की थी। उसके बाद से ट्रंप ने गाजा को इस तरफ से चेतावनी दी है कि हमास जल्द से जल्द हथियार डाले, नहीं तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हमास हथियार डालने के लिए काफी समय दिया गया है, यदि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत का जो एजेंडा है वह गाजा में संघर्ष विराम मुख्य मुद्दा है और हमास की भूमिका कैसे खत्म की जाए, न्यूनतम की जाए, यह चर्चा उन्होंने नेतन्याहू के साथ की। जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हमास को सख्त संदेश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संकट को लेकर हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। शीतलहर कोहरे का कहर, देश के कई राज्यों में घना कोहरे का असर। दिल्ली और एनसीआर भीषण शीतलहर जारी, विजिबिलिटी बहुत कम हुआ। 600 उड़ानें और 100 ट्रेनें प्रभावित। दिल्ली और एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी है। घने कोहरे का असर यातायात संसाधनों पर भी देखने को मिला। भीषण कोहरे के चलते 600 उड़ानें प्रभावित हुई और 100 से अधिक ट्रेनें लेट हुई। इंडिगो ने सोमवार को खराब मौसम और ऑपरेशनल कारणों के चलते 118 उड़ानें रद्द कर दी। इनमें से 6 उड़ानें ऑपरेशनल कारणों के चलते रद्द की गई, जबकि बाकी अलग अलग हवाई अड्डे पर खराब मौसम की वजह से कैंसिल हुई। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर दिन में तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। आपको बता दें, दिल्ली और एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी है। घने कोहरे का असर यातायात संसाधनों पर भी देखने को मिला। भीषण कोहरे के चलते 600 उड़ानें प्रभावित हुई तो वहीं 100 से अधिक ट्रेनें लेट हुई। इंडिगो ने सोमवार को खराब मौसम और ऑपरेशनल कारणों के चलते 118 उड़ानें रद्द कर दी। इनमें से 6 उड़ानें ऑपरेशनल कारणों के चलते रद्द की गई, जबकि बाकी अलग अलग हवाई अड्डों पर खराब मौसम की वजह से कैंसिल हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर दिन के तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पी रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, ये बताइए, जिस तरीके से पूरे देश भर में कोहरे का कहर है, तो क्या इंतजाम किए गए हैं सरकार के द्वारा? बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसके बाद जो मैदानी इलाकों में इसका असर वो साफ दिख रहा है। हम नोएडा की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर ठंड का प्रचंड रूप है
वो देखा गया। विजुअलिटी बिल्कुल जीरो है। और दिल्ली की बात की जाए तो इंडिगो ने कई फ्लाइटों को रद्द किया गया क्योंकि कोयला है वो काफी घना है। व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर जिले में कह सकते रैन बसेरे बनाए जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो प्रशासनिक अथॉरिटियां हैं वो ये अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। रैन बसेरे बनाए गए, अलाव की व्यवस्था की गई। लेकिन जिस तरीके से ठंड का कहर है वो भारत में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर है वो मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। ये है कि प्रशासनिक का कहना है कि अगर बेहद जरूरी है तभी आप बाहर निकलो, अलाव का सहारा रहते हो, गर्म कपड़े जरूर पहने, क्योंकि जिस तरीके से ठंड का प्रचंड है कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सावधानी जरूरी है और प्रशासन है वो अलर्ट है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो जो नोएडा डीएम है वो रात के समय जो रैन बसेरे बने आए वो वहां पर जाकर वहां पर निरीक्षण करती है आखिर क्या व्यवस्था है। वैसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन है वो अलर्ट पे है और किसी भी प्रकार की कोई भी कह सकते हैं सीएम का खास निर्देश है कि कोई भी लापरवाही है वो नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति है वो ठंड में बाहर ना सोए और खासतौर से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहां पर जो यूपी पुलिस है वो उनको लेकर जाए और सुरक्षित रखे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन है वो अंकतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अलर्ट है। जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में भीषण शीतलहर जारी है और विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है। इसके चलते 600 उड़ानें और 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है बांग्लादेश से पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद हुआ निधन। 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का पत्ता छेप हो गया। संघर्ष, सत्ता और साहस की प्रतीक रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बीएनपी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पार्टी ने लिखा कि बांग्लादेश की अनुभवी नेता का कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद निधन हो गया। तो आपको बता दें कि पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वह 80 वर्ष की थी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हुआ। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद उनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का पट्टा छेप हो गया। संघर्ष, सत्ता और साहस की प्रतीक रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बीएनपी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पार्टी ने लिखा कि बांग्लादेश की अनुभवी नेता का कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद निधन हो गया। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का पट्टा छेप हो गया। संघर्ष, सत्ता और साहस की प्रतीक रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बीएनपी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पार्टी ने लिखा कि बांग्लादेश की अनुभवी नेता का कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद निधन हो गया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा पर एफआईआर। धीरज ओझा, उनके भाई नीरज और ब्लॉक प्रमुख भतीजे समेत 7 नामजद गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा और उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र के काफिले में शामिल कार में तोड़फोड़ करने और समर्थकों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, भतीजे ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ सत्यम ओझा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। वहीं पूर्व विधायक पक्ष के कुछ लोगों का पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराया।
आपको बता दें बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा पर एफआईआर हो चुकी है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा और उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र के काफिले में शामिल कार में तोड़फोड़ करने और समर्थकों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, भतीजे ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ सत्यम ओझा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। वहीं पूर्व विधायक पक्ष के कुछ लोगों का पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण भी कराया है। इन सभी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धीरज ओझा, उनके भाई नीरज और ब्लॉक प्रमुख भतीजे समेत 7 नामजद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा और उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र के काफिले में शामिल कार में तोड़फोड़ करने और समर्थकों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, भतीजे ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ सत्यम ओझा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। वहीं पूर्व विधायक पक्ष के कुछ लोगों का पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण भी कराया। बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धीरज ओझा, उनके भाई नीरज और ब्लॉक प्रमुख भतीजे समेत 7 नामजद पर एफआईआर दर्ज की गई है। तोड़फोड़ करने और समर्थकों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, उनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ सत्यम ओझा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। धीरज ओझा, उनके भाई नीरज के साथ 7 और नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें धीरज ओझा और उनके भाई नीरज और ब्लॉक प्रमुख 7 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा और उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र के काफिले में शामिल कार में तोड़फोड़ करने और समर्थकों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक अभय कुमार और उर्फ धीरज ओझा, भतीजे ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ सत्यम ओझा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।